ये आप देख पा रहे हैं बेताब वैली पहलगांव के अंदर। ये वही जगह है जहां अभी शोएब मलिक और संदीप पवार आपको दिख रहे हैं। ये वही जगह है जहां सनी देओल और अमृता सिंह की मूवी फिल्माई गई थी। ये आप देख सकते हैं। नहीं सर, थैंक यू। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये टूरिज़्म के ऊपर आधारित इस तरह से लोगों का व्यवसाय जो कि लगभग ठप पड़ा है। आप इस पानी की आवाज़ को सुन पा रहे हैं, जैसे कल बहता पानी। इस नदी के किनारे ही सनी देओल और अमृता सिंह की मूवी का जब हम जवा होंगे जाने कहाँ होंगे फिल्म का गाना शूट किया गया था। और आगे का जो पार्ट आप देख पा रहे हैं ये वही वैली है। और जैसा मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि कश्मीर का मैक्सिमम कश्मीर की मैक्सिमम इकॉनमी जो है वो टूरिज़्म से ही चलती है। लोगों का व्यवसाय टूरिज़्म ही है या टूरिज़्म पे बेस्ड है। लोग यहाँ आएंगे घूमने तो इनकी दुकानें चलेंगी, इनके टैक्सी है, होटल है, उनके बेसिस पर दूसरे उद्योग धंधे हैं। यहाँ के जो लोकल नट्स हैं और ब्यूटिफिकेशन के लिए जितना भी पार्ट जो भी लकड़ी का कारोबार है वो सब कुछ यहाँ से चलता है टूरिज़्म के बेस पर, टूरिज़्म के आधारित होकर के। तो चूँकि पिछले 7 सालों से, हालांकि लोगों को ऐसा लगता है कि 2019 में ठीक 2 साल पहले जब 5 अगस्त 2019, जैसे कि आज 6 अगस्त है, कल बरसी थी धारा 370 के हटने की। तो अब जब ये फ़िल्म शूट हो रही है, जिस वक्त मैं इसे शूट कर रहा हूँ, ये 2021 की 6 अगस्त की दिन है। और जब ये धारा 370 हटाई गई थी उससे पहले, यानी कि ये समझिए कि धारा 370 हटाने के लिए जो माहौल बना गया था, यानी कि यहाँ रहने वाले बाशिंदों के ख़िलाफ़, कश्मीरी लोगों के ख़िलाफ़ कि कश्मीर में तो पत्थरबाज हैं, वो सेना के ऊपर पत्थर बरसाते हैं, इस टाइप से उन लोगों ने पूरी कोशिश की। जो सरकार और सरकार के समर्थित जो संगठन हैं, जो अपने आप को किसी एक धर्म का ठेकेदार बोलते हैं या समझते हैं या बताते हैं या साबित करने की कोशिश करते हैं, जबकि असलियत में जब पूरा देश बर्बाद हो रहा है तो उसमें जब 80% अगर हिंदू हैं तो बर्बादी तो हिंदुओं की ही हो रही है। और इस तरह से एक नैरेटिव बनाया जाता है कि या तो आप इनके साथ हैं, और इनके साथ का मतलब है सरकार के साथ। और अगर आप सरकार का मतलब, यानी कि कुछ दिनों पहले एक ऐसा नैरेटिव चला था सोशल मीडिया पे और दूसरी जगह पे, जहां ये साबित करने की कोशिश हो रही थी कि उसी तरह से जैसे इमरजेंसी के वक्त इंदिरा ने साबित किया था, इंदिरा इज़ इंडिया, उसी तर्ज पे ये साबित करने की कोशिश चल रही थी कि जो मोदी के साथ नहीं है वो देश के ख़िलाफ़ है। तो उस नैरेटिव में ये घड़ा गया था कि जो लोग इस बीजेपी सरकार का विरोध करते हैं वो पाकिस्तान चले जाएं, ऐसा कुछ करने। तो वो मैं आपको बताने की कोशिश में हूँ कि 2019 में जब 370 हटाई गई थी, 370 हटाने से पहले यहाँ एक ऐसा माहौल तैयार किया गया कि जो एंटी गवर्नमेंट जो फोर्सेस हैं उनको साबित किया इन लोगों ने कि ये सरकार के ख़िलाफ़ ताकतें हैं, इन ताकतों को कुचलना है। और क्योंकि 2021 का जो आज के दौर में आप प्लैंडेमिक का जो दौर देख रहे हैं, इस प्लैंडेमिक के बारे में या इस प्लैंडेमिक का एक्सपेरिमेंट, वो एक्सपेरिमेंट एक तरह से कश्मीर में किया गया, यानी कि कश्मीर को एक लेबॉर्ट्री की तरह इस्तेमाल किया गया। और 2014 से लगातार यहाँ के लोगों के ख़िलाफ़ पूरे भारत में नफ़रत बोई गई।
क्योंकि हम पिछले एक हफ़्ते से यहाँ पर हैं, तो एक दिन 2 दिन 3 दिन में आदमी का जो असली चेहरा है वो तो निकल ही आता है। तो यहाँ के लोगों में जब हम जाते हैं, सिर्फ वो लोग नहीं जहाँ हम रुके हुए हैं, वरन आसपास के भी जो लोग हैं उन सभी के जब हम उनसे बात करते हैं, जब हम उनसे मिलते हैं और हम उनको कहते हैं, तो यही चीज़ निकल के आती है कि यहाँ के लोग बहुत अमन पसंद लोग हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हमारे मुल्क से, अपने मुल्क से, मतलब खुद का मुल्क बोलते हैं। कुछ लोग हैं जो पॉलिटिकली प्रोजेक्टेड लोग हैं, जो करते ही राजनीति है। यानी जैसे अब कपिल मिश्रा को धोना है, अभी धो दिया दिल्ली वालों ने, ज़बरदस्ती माइक पकड़ रहा था जब वो, तो दिल्ली के लोगों को पसंद नहीं है वो आदमी, बल्कि ये नफ़रत फैलाने वाले लोग, यही लोग अपने किराए के गुंडों को हायर करके और नफ़रत फैलाते हैं। आप सोचिए, जिस मुल्क में इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हमारे यहाँ अगर हमसे कोई एक्सीडेंट हो जाए तो 2-4 लाख रुपए में उस एक्सीडेंट की ज़िम्मेदारी लेने के लिए आपको आराम से ड्राइवर मिल जाएगा। अब जिस जगह पे, जैसे बिहार का एरिया है, उत्तर प्रदेश का कुछ एरिया है, जो गरीब इलाके हैं, जिनके घर परिवार में रोटी जिनको रोज़ नहीं मिलती है, उनको अगर आप इतना पैसा देंगे, जो दाल भात में पूरा दिन मेहनत करने को तैयार हो जाते हैं, अगर उनको 2-4 लाख रुपया मिल जाता है, ये आप चोट खा चुके हैं बहुत, काफ़ी चोट लगी, घायल शेर दूरी है ना, हाँ, ओके, या वी आर नॉट हैविंग फोटोग्राफी, हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि जिस जगह पर इतने ऐसे लोग हों जो सिर्फ रोटी के लिए पूरा दिन मेहनत करते हैं, जो शाम को सिर्फ दिन को दाल भात मिलता है, उनके परिवारों को अगर आप जीवन भर की रोटी का आश्वासन दे दें, परमानेंट तनख्वाह 10,000 रुपये महीना की भी दे दें, तो वो लोग किसी भी किसी भी गुनाह की जिम्मेदारी अपने सर पर लेने को तैयार हो जाएंगे। और यही सब हो रहा है कि जो नफ़रत फैलाना नहीं चाहते हैं, जो गरीबी का दौर जब उन्होंने देखा होता है, तो उनको आप कुछ भी दे दीजिए तो उनको नहीं मालूम है अच्छा क्या है, बुरा क्या है। उनके इस बयान से, उनके इस काम से, मान लो किसी को पैसा दे दिया जाए कि 1 लाख रुपए हम तुम्हें देंगे और तुम इस मूर्ति को तोड़ दो, या तुम गाली दे दो, या तुम इस देश के खिलाफ मुर्दाबाद या जिंदाबाद का नारा लगा दो, या इस इंसान के खिलाफ नारा लगा दो, तो मुझे लगता है कि वो नारा लगा देंगे। आप इस बेताब वैली का नज़ारा लेते रहिए, क्योंकि यहीं पर वो सेट था, यहीं पर वो गाना फिल्माया गया था। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जब गरीबी इतनी होती है और उन लोगों को ये आश्वासन दिया जाता है कि तुम्हारे परिवार की देखरेख हम करेंगे, और या तो चेक के माध्यम से या किसी भी तरह से उनको अश्योरिटी हो जाए, कोई बीच में जिम्मेदारी ले ले, तो मुझे लगता है कि वो लोग अपने परिवार के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। और उसी का लाभ ये लोग उठाते हैं। और 2014 से लगातार जिस तरह से देश की इकॉनमी को बर्बाद किया जा रहा है प्लान तरीके से, तो मैं ये समझता हूँ कि ये उसी चीज़ का एक रूप है कि जितना ज़्यादा बर्बाद किया जाएगा, उतने ही लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आपके नैरेटिव को सेट करने में आपकी मदद करेंगे, चाहे वो पैसे लेकर के करें, चाहे वो धमकी से, चाहे वो लालच में। अब आज देखिए, जिन लोगों की विचारधारा बिल्कुल भी संघ की नहीं थी, उन लोगों ने 2014 में संघ ज्वाइन किया। आपके आसपास ऐसे लोग मिल जाएंगे जो निक्कर पहन करके सड़कों पर और सुबह सुबह शाखा में जाना शुरू किया, क्योंकि उनको एक लालच था कि सरकार में उनको कोई पद मिल जाएगा, कोई टेंडर मिल जाएगा, या कुछ इस तरह का चीज़ें मिल जाएंगी जिससे वो थोड़ा सा अपना जो उनका लालच पूरा कर सकें किसी भी तरह से। तो मैं ये समझता हूँ कि इस दौर में ये गौर करने की बात है कि लोग आप लोगों को कैसे समझाते हैं। आप देखिए, यहाँ पर इस कश्मीरी ड्रेस में फ़ोटो खींचने के लिए ये ड्रेस लेके खड़े हैं, और बहुत कम लोग हैं, बहुत कम टूरिस्ट हैं, इसीलिए इनके पास
कमाई का ज़रिया भी नहीं है। और यहाँ के लोगों से जब हम बात कर रहे हैं एक हफ़्ते से, तो लगातार एक बात सामने आ रही है कि कैमरे के सामने 370 के ऊपर बोलने की हिम्मत नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने हमें साफ साफ बोला कि सर अगर हम कैमरे के सामने बोलेंगे तो हमें देशद्रोही साबित कर दिया जाएगा, जबकि हम अपने देश से कितना प्यार करते हैं। और वो शिकारा जो जहाँ 600 रुपये में 1000 रुपये में नहीं मानते होते थे, वहाँ आप 200 रुपये में वो आपको पूरा चक्कर लगा के आते हैं। साथ ही साथ 1200 के करीब बोट हुआ करती थी डल लेक में, जो कि अब सिर्फ 600 रह गई हैं हाउस बोट। और मतलब इस तरह से लगभग टूरिज़्म से जुड़े हुए लगभग हर सिस्टम को बर्बाद कर दिया गया है। और यहाँ पे अब हमें पता चला है कि जो बड़े बड़े होटल के जो ब्रांड्स हैं वो यहाँ के इन होटल्स को ख़रीद रहे हैं, ख़रीदने के लिए बोली लगा रहे हैं। जिन होटल्स की कीमत मान लो 10 करोड़ है या 20 करोड़ है या 100 करोड़ है, वो उससे डबल कीमत लगा रहे हैं सिंपली। और आने वाले वक्त में जब ये बर्बाद हो जाएगा सब कुछ, फिर ये आधे रेट से भी कम कीमत में इनको मिलेंगे। ये बहुत बड़ा खेल चल रहा है, किसानों की ज़मीन हथियाने का हो, उनको कर्जदार रखने का हो, और इसी तरीके से जो दुकानें, मिडिल क्लास की दुकानें बर्बाद करने का खेल हो। ये सब जगह पे कॉरपोरेट्स को एंट्री कराने के लिए खेल हो रहा है। और पता नहीं आम लोगों को कैसे कब समझ में आएगा, क्योंकि जितने लोगों को मैं जानता हूँ उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिनके दिलों में नफ़रत हो। हर कोई प्यार से रहना चाहता है, लेकिन उनको एक मैसेज दिया गया है जो कि व्हाट्सएप के थ्रू आया हो उनके पास, या किसी संघ के किसी आदमी ने उनके दिमाग में डाला हो कि दूर दराज में उस इलाके में जैसे नक्सली हैं, वैसे ही कश्मीर के लोग हैं, वैसे ही मुसलमान हैं, वैसे ही ईसाई हैं, धर्म परिवर्तन हो रहा है। 2050 में लोग सारा मुल्क जो है वो मुसलमानों का हो जाएगा। और उन लोगों को समझाने वाला कोई नहीं है कि जब इतने मुसलमान आकर के राज कर गए अपने देश के ऊपर, तब ये धर्म खतरे में नहीं पड़ा। तो कैसे, जब इस वक्त एक अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कहने वाला एक गुजराती बैठा है, तो उसके होते हुए कैसे कोई मुल्क जो है वो गुलाम हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ, आप साथ साथ इस वैली का नज़ारा लेते रहिए। लोग आसपास जो घूम रहे हैं, तो एक तरह से पॉडकास्ट की तरह आप इसको मान सकते हैं कि जब अब आज के वक्त में, इस वक्त तो अपने देश के अंदर हमारा ही अपना ही राज है, अपनी सरकार है, तो यहाँ भी हमें एक ख़तरा दिखाया जा रहा है कि हमारा धर्म खतरे में हो जाएगा। जबकि मैं ये समझता हूँ कि धर्म का धंधा करने वालों का ये पुराना खेल है। जब ये लोगों के बीच में नफ़रत फैला करके अपनी दुकान को चलाते रहना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि लोग इन्हीं पेटी जो आर्ग्यूमेंट से इसमें उलझे पड़े रहे, और असली सवाल शिक्षा का, बेरोज़गारी का, महंगाई का, गुंडागर्दी का, कानून व्यवस्था की लचर व्यवस्था का, और जो सरकारी संस्थान हैं उनके बर्बाद होने का, इंस्टीट्यूशंस की प्राइवेटाइजेशन का, लगातार देश के घाटे में जाने का, रुपए की कीमत कम होने का, और डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ने का, नौकरियां ना मिलने का, और इंडस्ट्रीज़ ख़त्म होने का, इन सब का सवाल जो है वो लोग ना पूछ पाएँ। तो ये एक प्लान्ड स्ट्रैटेजी के तहत इन लोगों को, हमारे लोगों को, आम लोगों को इन चीज़ों में उलझाया जाता है। ये एक निष्कर्ष हमने निकाला है। तो मेरा ये मानना है कि आप ये समझिएगा कि इस मुल्क के अंदर, इस देश के अंदर हम लोगों को ये समझना होगा कि जिस तरह से यहाँ 2019 में 14 में यहाँ बर्बादी होनी शुरू हुई थी। लोगों ने बताया था कि स्कूल तो लगभग 5-6 साल से बंद ही है, लगभग कभी कभी खोल देते हैं, कभी बंद कर देते हैं, जैसे आपके प्लेन्स में होता है, ऐसा इन्होंने बोला। तो जैसा प्लेन्स में होता है वैसा ही यहाँ हो रहा है। और अब लगातार आने वाले मतलब ये समझिए कि अब ये लोग लगातार ऐसी कोशिशें कर रहे हैं कि पूरे देश के अंदर कश्मीर जैसे हालात कर दिए जाएं, पूरे देश को ऐसे ही बर्बाद कर दिया जाए, और ताकि हम लोग सिर्फ रोज़ी रोटी के लिए भी इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएं। तो
इसका एक बहुत पहले तो आपको ये समझना होगा कि हाँ ये ख़तरा है और वाकई में हम लोगों के ऊपर ख़तरा है। और दूसरा ये कि आप लोगों को आप आसपास के लोगों से आपको काटने का एक रास्ता है। लॉकडाउन का एकमात्र जो रिज़ल्ट है वो ये निकला कि ये लोग बताते हैं कि जब 370 के बाद यहाँ पर जो गाड़ियाँ निकलती थी उसमें ये हालत हो जाती थी कि घर से कोई भी नहीं निकल पाता था, तो हमें हमारे पड़ोसियों के यहाँ क्या हो रहा है उसका भी नहीं पता चलता था। तो इस दिशा में अगर मैं ये कहूँ कि पूरे देश में भी ऐसा ही हुआ, एक बार टेस्टिंग इन्होंने कर ली, यहाँ पर इसका सफल प्रयोग हुआ और उसके बाद पूरे देश के अंदर अलग अलग जातियों को टारगेट करके इन लोगों ने गंद फैलाया ही था, नफ़रत फैला ही रहे हैं लगातार। और ये नफ़रत का बाज़ार इनका बहुत जल्दी बंद होने वाला है हमें लगता है, और फिर से देश में अमन चैन मोहब्बत प्रगति उन्नति होगी और देश जो है वो तरक्की करेगा। आसपास के लोगों से जुड़े रहिए, पड़ोसियों से बात करना बंद मत कीजिए, दूसरों के बच्चों का भी उतना ही ख्याल रखिए जितना अपने बच्चों का रखते हैं। और इस देश को बचाने का एकमात्र तरीका ये है कि अपने आसपास के लोगों पर जुल्म होते हुए देखो तो उनके साथ खड़े हो जाओ और सरकारों से सवाल पूछो। सरकारें कभी ये नहीं चाहेंगी कि देश के लोग जागरूक हों और वो उनसे सवाल पूछें, क्योंकि जो आपके पैसे और आपकी वोट से जो उनको ताकत मिली है वो उस ताकत को परमानेंट अपने हाथों में रखना चाहते हैं और लोगों की कोई भी हालत हो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जबकि आम आदमी का ये मानना है कि वो अमन चैन से जिए, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसका राज है क्या कौन, क्योंकि एमएलए तो एक होगा ना। अब 2 लाख की पॉपुलेशन में अगर एक एमएलए बन रहा है तो ऑब्वियसली पूरे के सब लोग उसकी तरफ नज़रें उठाए देखते रहेंगे कि आप हमारे लिए क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, लेकिन कोई नहीं कर रहा है तो उसमें उनका क्या कसूर है। तो उनको समझाया ही नहीं जाता है, इस तरीके से लोगों को जागरूक नहीं रखा जाता, लोगों को जानबूझकर ऐसी पेटी चीज़ों के अंदर उलझाया जाता है। तो आप इसके ऊपर गौर फरमाइएगा, अपने देश के लोगों के लिए आवाज़ उठाते रहिएगा और इस जो फर्जी बीमारी है इस फर्जी बीमारी के खिलाफ आवाज़ उठाइए। आपकी पूरी की पूरी नस्लों को बर्बाद करने का ये तरीका है। आप देखिएगा यहाँ के बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, आपके भी बच्चों को वैसा ही बनाया जा रहा है, क्योंकि जब आपको मालूम हुआ कि आपके बच्चों का सर्टिफिकेट घर बैठे आया हुआ है तो आप अपने बच्चों के लिए कोई नौकरी नहीं मांग पाएंगे, कोई कुछ भी नहीं डिमांड कर पाएंगे। तो सिर्फ ये मुद्दा सिर्फ अच्छा अब तो चलो शुरू में तो जब हम बोलते थे, जब मैं 2019 में 20 में बोलता था इन्हीं दिनों में कि कश्मीर में ये जो हो रहा है ये एक्सपेरिमेंट है, पूरे देश के अंदर लॉकडाउन लगेगा, लेकिन उस वक़्त किसी ने नहीं माना था। आज सभी मान रहे हैं, बहुत बढ़िया है। आप समझिए, आवाज़ उठाइए और इस बीमारी से अपने बच्चों को बचा लीजिए। मैं सरकार की कह रहा हूँ, संघियों की कह रहा हूँ, बीजेपी वालों की कह रहा हूँ, इनको बीमारी बता रहा हूँ जिसके नाम पर ये खेल चल रहा है, जिस बीमारी के नाम पर, जिसको खारोना कह रहे हैं, ये जो भी कह रहे हैं, क्योंकि जब आप इस बीमारी का नाम लेते हैं तो इस बीमारी का नाम लेते ही ये लोग हमारी वीडियोस डिलीट कर रहे हैं। मेरा अकाउंट अभी 7 दिन से रिस्ट्रिक्टेड चल रहा है, आज शायद शाम को खुल जाए। तो इस तरह से ये पूरा खेल चल रहा है, जिस खेल को सिर्फ आप लोग बचा सकते हैं, सिर्फ आप लोग इसका मतलब हमें आपस में बात करते रहना पड़ेगा कि किस तरह से बर्बादी चल रही है, बर्बादी का माहौल बनाया जा रहा है। अगर आप नहीं समझे तो ये समझ लीजिए कि आने वाली पीढ़ियाँ आपकी गुलाम होने वाली हैं। हम तो आज़ाद जिए थे, आज़ाद ही मरेंगे, आज़ाद ही रहेंगे और हम लड़ते लड़ते मरेंगे, क्योंकि हमें ये मालूम है कि अगली पीढ़ियों के लिए एक पीढ़ी को कम से कम अपनी लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी। और ये लड़ाई जो है ये कोई आम लड़ाई नहीं है, देश के सबसे गंदे लोगों के साथ हैं। ये आपके बच्चों को बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये नफ़रत का माहौल बना सकते हैं और उस माहौल को नर्चर करेंगे, लगातार करते रहेंगे। तो उससे बचने का एक ही मात्र तरीका है, जागते रहिए, लोगों को जगाते रहिए, इकट्ठे रहिए, सरकारों से सवाल पूछिए, अपने लोगों से नहीं। अगर कहीं पर किसी के साथ भी जातीय गलत हो रहा है तो उस गलती से बचने का एक ही तरीका है कि आप इकट्ठे होकर सरकार से सवाल पूछिए। कहीं पर कोई मर गया है, किसी ने किसी को मार दिया है, तो सरकार से पूछिए कि तुम क्या कर रहे थे। लॉ एंड ऑर्डर तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर कहीं कोई भी किसी भी धर्म का
मतलब फलां बंदे ने किसी का रेप कर दिया, फलां बंदे ने किसी को मार दिया, तो उसका सारा कसूर सरकार के लॉ एंड ऑर्डर का है। और इसको सवाल को मत जाया होने दीजिए, सरकारों से सवाल पूछते रहिए। ये सवाल किसी जात, धर्म या किसी आदमी का नहीं है, ये समझने की बात है। और आप भी इसको समझिए और बाकी लोगों को भी समझाइए। हम इस वैली को थोड़ा सा घूम लेते हैं और नदी में नहा लेते हैं, उसके बाद हम दोबारा से आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए शब्बा खैर, खुदा हाफिज़, नमस्कार, नमस्ते।